हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्वांटिफायर्स। सो स्टूडेंट्स, इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे जैट 2024 के सारे क्वांट और डीएलआर के सॉल्यूशंस। सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। Okay students, so let us discuss this question. It is given in a small college, students are allowed to take only one specialization. Traditionally only two specializations are offered: science and arts. So there are two specializations, science and arts. Students enrolled to specialize in science, they must take physics and maths, while students enrolled to specialize in arts, they must take economics and political science. एक काम करते हैं, जो इन्फॉर्मेशन गिवन है पहले इससे लिख लेते हैं। सो देर आर टू स्पेशलाइजेशंस, साइंस एंड आर्ट्स। साइंस में दो सब्जेक्ट्स हैं, फिजिक्स और मैथ्स। आर्ट्स में दो सब्जेक्ट्स हैं, इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस। Okay. Further, it is given students enrolled in science are not allowed to take either economics or political science, while students enrolled in arts, they are not allowed to take either physics or mathematics. Basically, जो साइंस स्पेशलाइजेशन वाले वो आर्ट्स का कोई सब्जेक्ट नहीं ले सकते और आर्ट्स वाले साइंस का सब्जेक्ट नहीं ले सकते। रिसेंटली द कॉलेज स्टार्टेड अ थर्ड स्पेशलाइजेशन कॉल्ड मैट इको। तो एक और हमारे पास स्पेशलाइजेशन है मैट इको, जिसमें सब्जेक्ट्स हैं maths and economics. However, Mac Eco students would not be allowed to take either physics or political science. हाँ, तो मैट इको वाले जो हैं वो फिजिक्स या पॉलिटिकल साइंस नहीं ले सकते। Now, when the college opens this new specialization for enrollment, it allows students originally enrolled in science or arts to switch to मैट इको। हाँ, तो अभी जो साइंस वाले हैं या आर्ट्स वाले हैं वो मैट इको में जा सकते हैं। फर्दर इट इज गिवन फ्रॉम अमंग द स्टूडेंट्स ओरिजिनली इनरोल्ड इन आर्ट्स। हाँ, तो आर्ट्स में जितने ओरिजिनली थे 20 स्विच टू मैट इको। अभी आर्ट्स में कितने थे हमें पता नहीं है, साइंस में कितने थे हमें नहीं पता है। सो लेट्स कंसिडर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन आर्ट्स वर एक्स, इन साइंस वर वाई। तो 20 स्टूडेंट्स आर्ट्स से कम हो गए, दैट वुड बी एक्स माइनस 20। अब वो 20 कहाँ चले गए? मैट इको में चले गए। हाँ, तो मैट इको के 20 हो गए, साइंस के अभी भी वाई ही है। दिस मेक्स द नंबर ऑफ साइंस स्टूडेंट्स विच इज वाई twice the number of arts. So that would be twice of x minus 20. Further, it is given after this from among the students who originally enrolled in science. हाँ, तो originally enrolled in science we have taken y, 45 चले गए मैट इको में। हाँ, तो मैट इको वाले 45 से इंक्रीज हो गए, सो दैट वुड बी 65। ओके, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। मैट इको वाले 45 से इंक्रीज हो गए तो 65 हो गए। साइंस वाले 45 कम हो गए, सो दैट वुड बी y माइनस 45। और आर्ट्स वाले तो अभी भी x माइनस 20 ही है। नाउ दिस मेक्स द नंबर ऑफ आर्ट स्टूडेंट्स, अभी जो आर्ट्स वाले हैं विच इज x माइनस 20, नाउ दिस इज ट्वाइस ऑफ साइंस, सो दिस इज ट्वाइस ऑफ y माइनस 45। राइट, तो यार ये इक्वेशन सॉल्व करना बहुत आसान है। या तो जो पहली इक्वेशन है y इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ x माइनस 20। हाँ, तो y की जगह हम ये वैल्यू पुट कर देते हैं। ओके, so in the second equation I'll put this value of y as twice of x minus 20. So I can say x minus 20 will now be equal to twice of y की जगह पुट किया मैंने 2x minus 40. So 2x minus 40 minus 45, that would be 2x minus 85. So I'll solve it here. So we'll get x minus 20 is equal to twice of twice x, that is 4 times x, minus 2 into 85, that is 170. So we'll get 3x is equal to 150 and that would give us x is equal to 50. तो यार x की वैल्यू 50 आ गई। अब एक बार देख लेते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा गया। हाउ मेनी स्टूडेंट्स फ्रॉम अमंग दोस हु ओरिजिनली इनरोल्ड इन साइंस और आर्ट्स आर नाउ टेकिंग इकोनॉमिक्स। अब याद रहे हमें मैट इको वाले नहीं पूछे, उन्होंने हमें पूछा है कि इकोनॉमिक्स कितने लोग पढ़ते हैं। अब याद रहे इकोनॉमिक्स तो ये लोग भी पढ़ते हैं जो मैट इको वाले हैं, और इकोनॉमिक्स ये लोग भी पढ़ते हैं ना जो आर्ट्स वाले में अभी भी हैं। तो आर्ट सेक्शन वाले जो हैं, आर्ट स्पेशलाइजेशन वाले जो हैं वो भी लेने हैं, और जो मैट इको स्पेशलाइजेशन वाले वो भी लेने हैं। तो अब x माइनस 20 कितना हो गया? दैट वुड बी 50 माइनस 20। सो 50 माइनस 20, ये 30 लोग लेने पड़ेंगे और ये 65 भी लेने पड़ेंगे। काफी लोगों ने इसका आंसर 65 मार्क कर दिया। दे हैव कंसिडर्ड ओनली दो स्टूडेंट्स हु आर इन मैट इको स्पेशलाइजेशन, क्योंकि यहाँ बात इकोनॉमिक्स की हो रही है। तो जो आर्ट स्पेशलाइजेशन वाले हैं वो भी 30 स्टूडेंट्स हमें कंसिडर करने पड़ेंगे। सो आंसर वुड बी 95। ओके, सो इट्स वेरी टफ क्वेश्चन, बहुत ही लंबा क्वेश्चन है, काफी टाइम कंज्यूमिंग भी है।
Okay, anyway, I hope all of you have understood it. Okay, students, so this question is based on arithmetic progression. Let us see how to solve it. In a school, the number of students in each class from class 1 to 10 are in AP. The total number of students from class 1 to 5 is twice the total number of students from class 6 to 10. The total number of students from class 1 to 4 is 462. How many students are there in class 6? Okay, so let us see how to solve it. अभी यार 10 टर्म्स हैं, AP में है ना? तो पहले टर्म को हमने A मान लिया, सेकंड टर्म को A plus D मान लिया, थर्ड टर्म वुड बी A plus 2D and so on. 10th term would be A plus 9D. Now let us use this given condition. The total number of students, तो sum है पहले 5 terms का. Now see, first 5 terms you can add it manually as well, else you can use the formula n by 2 first term plus last term. So because we are talking about first 5 terms, so 5 by 2 first term, that means A, and fifth term है ना, fifth term यहाँ पर last term है, that would be A plus 4D. Okay, now this is equal to twice the total number of students from class 6 to 10th. तो मतलब आखिरी की जो 5 terms है उसका sum. So that would be 5 by 2. Now sixth term, okay, sixth term would be A plus 5D. Last term, that would be A plus 9D. So now let us simplify it. 5 by 2, 5 by 2 तो यार वैसे ही cancel हो गया है ना. So here also you can see we have a 2 common, twice of A plus 4D. तो twice of A plus 4D और ये 2 मैं अगर cancel कर दूं, I'll be left with A plus 2D. This is equal to 2 times A plus 14 times D. And from here, students, I can say that A is equal to, okay, A is equal to minus 12 times D. ठीक है, तो A की वैल्यू आ गई minus 12 times D. Now let us use this given condition. Total number of students from class 1 to 4. तो पहले 4 टर्म्स की बात हो रही, तो पहले 4 टर्म्स हम ओरली भी ऐड कर सकते हैं ना. A will come 4 times, so that would be 4A. और एक बार D आएगा, एक बार 2D और एक बार 3D, so that would be 6D. अब 4A plus 6D की वैल्यू हमें पता है 462. आई ऑल्सो नो दैट ए इज इक्वल टू माइनस 12D. तो या तो मैं 6D को रिप्लेस कर दूं ए से, है ना, या मैं ए को डी के टर्म्स में लिख लूं. सो लेट्स राइट ए एज -12D. तो अगर ए की जगह -12D पुट कर देंगे, सो दिस वुड बी माइनस ऑफ 48 टाइम्स डी प्लस 6 टाइम्स डी इज इक्वल टू 462. So 42 minus 42D is equal to 462 and D comes out to be exactly minus of 11. अभी देखो D की वैल्यू -11 आ गई, तो मैं A की वैल्यू निकाल सकता हूँ. So A would be -12 into -11, which is equal to 132. Now we are looking for नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास सिक्स्थ टर्म हमें निकालना है, दैट वुड बी A plus 5D. तो मुझे A plus 5D की वैल्यू निकालनी है ना. A मुझे पता है 132 है और D मुझे पता है -11 है, सो दैट वुड बी -11 into 5. So this comes out to be 132 minus 55. So 77 will be the correct answer. Easy question है, थोड़ा कैलकुलेटिव जरूर है. Okay, I hope all of you have understood it. Okay students, so let us discuss this question based on time, speed and distance. बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन है. So it is given that there is a flight traveling to a destination 11,200 kilometers away was supposed to take off at 6:30 a.m. Due to bad weather, the departure of the flight got delayed by 3 hours. The pilot increased the average speed of the airplane by 100 kilometers per hour from the initially planned average speed to reduce the overall delay to 1 hour. Okay, पहले काम करते हैं, ये इंफॉर्मेशन यूज करते हैं, इससे देखते हैं हमें क्या क्या पता लग रहा है. So flight was supposed to take off at 6:30. Now it got delayed by 3 hours. So that means now the flight started at 9:30 a.m. है ना. पहली चीज तो ये हमें पता लग रही है कि 9:30 पे फ्लाइट स्टार्ट हुई है. अब दूसरी यार इंफॉर्मेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि फ्लाइट 3 घंटे लेट स्टार्ट हुई है, बट when the speed was increased by 100 kilometers per hour, it delayed to only 1 hour. तो यार अगर ओरिजिनल स्पीड से चलती फ्लाइट, प्लैंड स्पीड से चलती फ्लाइट, तो फ्लाइट 3 घंटे डिले होनी चाहिए थी.
अब 3 घंटे डिले होने की बजाय सिर्फ 1 घंटा डिले हुआ है, दैट मीन्स फ्लाइट हैज सेव्ड 2 आवर्स। ओके, इट हैज सेव्ड 2 आवर्स। मतलब जब स्पीड 100 से इंक्रीज हुई है तो 2 घंटे टाइम कम लगा। ठीक है, आई होप ये पॉइंट सबको क्लियर है। तो मान लेते हैं इनिशियली प्लान्ड स्पीड थी एस, टाइम टेकन वाज लेट्स से टी। दूसरे केस में स्पीड हो गई एस प्लस 100, time now taken is 2 hours less. Okay. Now see, one way of doing it is you can solve these equations. And now we know that distance is 11,200 in both the cases, right? And distance is speed into time. तो अगर मैं पहले केस से इक्वेशन बनाऊं, स्पीड इज एस, टाइम इज टी, सो दैट वुड बी एस इंटू टी। और दूसरे केस से स्पीड इंटू टाइम वुड बी एस प्लस 100 इंटू टी माइनस। अब या तो यार आप ये इक्वेशन सॉल्व करें, राइट? तो आप थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, बट द बेटर मेथड हियर वुड बी, आई वुड सजेस्ट यू कि अगर आप नंबर्स में अच्छे हैं, अगर आप टेबल्स में अच्छे हैं, है ना, जैसे कि हमें सबको पता है कि 12 से 19 तक के टेबल यार वैसे भी आप लोगों को याद होने चाहिए, राइट? सो इफ यू नो 112 किसके टेबल में आता है, आप इक्वेशन काफी जल्दी सॉल्व कर सकते थे। अब 16 into 7 देखो यार 112 होता है, 14 into 8 भी 112 होता है। यहां से हमें बहुत बड़ा हिंट मिल रहा है कि ये वैल्यूज यूज हो सकती है, क्योंकि यहां आप देखो 2 का डिफरेंस है, राइट? और यहाँ 1 का डिफरेंस है। But actually we need 11,200. So basically this would be 16 into 700 and this would be 14 into 800. You can see we have a difference of 100 here and we have a difference of 2 here. तो हमें पता लग गया कि पहले केस में स्पीड, ओरिजिनल केस में स्पीड is 700, time is 16, and when the speed got increased by 100, speed became 800, time taken was 2 hours less, so that is 40. इससे हम काफी जल्दी कर सकते हैं। Okay, now let us see what is the question. Had the pilot increased the average speed by 350 kilometers per hour from the initially planned average speed, तो फ्लाइट डेस्टिनेशन पे कब पहुंचती? अब आपने एक चीज याद रखनी है कि फ्लाइट 9:30 बजे स्टार्ट हुई है। ओके, फ्लाइट 9:30 बजे स्टार्ट हुई है और अब स्पीड कितनी हो गई है? प्लान्ड स्पीड से 350 ज्यादा है। दैट मीन्स नाउ द स्पीड इज 1050। So we need to find time. Time is equal to distance upon speed. It is better to write distance as 700 into 16 instead of writing 11,200, क्योंकि अपने आप काफी चीजें कैंसिल आउट हो जाएंगी। And now the speed is 1050. So 700 by 1050 is 2 by 3. And this would give us 32 by 3 hours, which is 10 complete hours and two-third of an hour. Two-third of an hour is 40 minutes. So 10 hours, 40 minutes it will take आफ्टर 9:30 AM, है ना? तो यार 9:30 AM में अगर आप 10 घंटे ऐड करें, सो दैट वुड बी 7:30 PM। 7:30 PM में अगर मैं 40 मिनट्स और ऐड करूं, सो दैट वुड बी 8:10 PM। सो ऑप्शन फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ओके स्टूडेंट्स, सो दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन लॉगरिथम्स। मेरा हमेशा से मानना है, मैं हमेशा कहता हूँ कि लॉग्स काफी इजी टॉपिक है, राइट? आई मीन इट्स अ शॉर्ट टॉपिक, हार्डली विद 8 to 10 formulas. So this is one topic students are scared of, but it is actually very easy. Okay, now let us see how to solve this question. Uh, so we have log of x minus 2 with base 5, and this is equal to twice of log of 2x minus 4 with base as 25। अभी सबसे पहली चीज तो क्या है, हम बेस सेम करने की कोशिश करेंगे, है ना? तो 25 मुझे पता है 5 का स्क्वायर है, तो राइट हैंड साइड को मैं लिख सकता हूँ ट्वाइस ऑफ लॉग ऑफ 2x माइनस 4, और 25 की जगह मैंने लिख लिया 5 का स्क्वायर। आई होप आप सबको पता है कि बेस की जो पावर है उसका रेसिप्रोकल फ्रंट में आ जाता है ना? तो ये जो 2 है, जो बेस की पावर है, उसका रेसिप्रोकल मतलब 1/2, 1/2 फ्रंट में आ जाएगा। सो दिस वुड बी ट्वाइस ऑफ 1/2 इंटू लॉग ऑफ 2x माइनस 4 विद बेस एज 5। यार एग्जाम में इतने स्टेप्स लिखने की जरूरत नहीं है, आपको समझाने के लिए मैं एक एक चीज लिख रहा हूँ, एल्स आप डायरेक्ट ही ये स्टेप स्किप कर सकते थे। तो अभी 2 और 1/2 तो कैंसिल ही हो गया, राइट? सो आई कैन से दैट log ऑफ x माइनस 2 with base 5 is equal to log of 2x माइनस 4 with base 5। तो यार अब मुझे देख के ही पता लग रहा है दोनों जगह लॉग लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में दोनों जगह बेस सेम है, तो लॉग कैंसिल हो जाएगा। सो आई कैन डायरेक्टली
equate their argument. So x minus 2 is equal to twice of x minus 4. That would give us x is equal to 2. अब कई लोगों ने x is equal to 2 मार्क कर दिया है ना, क्योंकि x की वैल्यू 2 आ रही है, तो लोगों ने 2 मार्क कर दिया. बट द क्वेश्चन इज हाउ मेनी डिफरेंट वैल्यूज ऑफ x की कितनी डिफरेंट वैल्यूज पॉसिबल है. तो जिसने क्वेश्चन ध्यान से पढ़ा है उसको लगा कि चलो x की एक ही वैल्यू पॉसिबल आ रही है, तो उसने ऑप्शन 2 मार्क कर दिया. वो भी गलत है. अगर आप ध्यान से देखें, हम लोग हमेशा ये चीजें डिस्कस करते हैं कि लॉग डिफाइन कब होता है. आर्ग्यूमेंट शुड बी पॉजिटिव, है ना. आर्ग्यूमेंट भी पॉजिटिव होना चाहिए, बेस भी पॉजिटिव होना चाहिए, और बेस 1 नहीं होना चाहिए. Now, because we are getting x is equal to 2, if you put 2 here, right, so argument would become 0, है ना. अगर आप x2 पुट करें तो ये चीज आर्ग्यूमेंट 0 हो जाएगा, आर्ग्यूमेंट यहां भी 0 हो जाएगा, एंड log won't be defined. सो x की कोई भी वैल्यू सेटिस्फाई नहीं कर रही है, सो आंसर वुड बी 0. सो इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी ट्रिकी क्वेश्चन, है ना. देखने में आसान लग रहा है लेकिन काफी लोगों ने गलतियां कर दी. आई होप सबको क्लियर है ये क्वेश्चन. Okay, students. So this question is related to maxima minima. अब बहुत अच्छा question है. Let us discuss this. The cost of running a movie theater is rupees 10,000 per day plus additional rupees 5,000 per show. तो यार 10,000 per day तो fixed cost है ही, और per show के हिसाब से 5,000 और cost लगेगी. The theater has 200 seats. Okay, very important information. It has 200 seats. A new movie released on Friday. There were 3 shows where the ticket price were rupees 250 फॉर फर्स्ट 2 shows. अब पहले 2 shows के लिए 250 रुपीज टिकट है, एंड 200 रुपीज फॉर द लेट नाइट शो. Now for all the shows together the total occupancy was 80%. What was the maximum amount of profit possible? अब देखो मैक्सिमम प्रॉफिट चाहिए, बेसिकली हम कोशिश करेंगे रेवेन्यू को ज्यादा से ज्यादा करें, है ना. तो पहले तो यार नंबर ऑफ सीट्स को यूज कर लेते हैं. नाउ देयर आर 200 सीट्स एंड देयर आर 3 shows, सो आई कैन से दैट टोटल सीट्स वुड बी 600. Now, occupancy was 80%. 80% of 600. So, 80% of 600, that means 600 into 0.8, 480 seats सिर्फ fill हुई हैं. Now, if you want to maximize the revenue, तो हमारा aim क्या होना चाहिए? हमारा aim होना चाहिए कि maximum tickets should cost rupees 250, है ना. 250 रुपीज वाली हम टिकट्स मैक्सिमाइज कर देंगे. अब यार 250 रुपीज वाली टिकट्स पहले 2 shows के लिए, तो मतलब पहले शो पे आई एम एज्यूमिंग दैट ऑल 200 seats were occupied. Okay, first show. Second show में भी all 200 seats were occupied, right? Because I want to maximize the revenue. यहाँ पर every ticket will cost 250. Here also every ticket will cost 250. So remaining I'll consider for the late night show, right? Because उसकी tickets relatively cheaper है. So I have to take 80 because total seats occupied were 480. बस यार अब revenue calculate कर लेते पहले, यहाँ से कितना आएगा. So 200 seats each costing 250, 200 seats each costing 250. I can basically say 400 into 250, तो revenue यहाँ से आ जाएगा. So 25 into 4 यार 100 हो गया, right? तो 100 into 1000, right? So that would be 1 lakh. 1 लाख यहां से आगे, और बाकी जो 80 सीट्स है लेट नाइट शो की, पर टिकट इज फॉर 200. फ्रॉम हेयर स्टूडेंट्स विल गेट 16,000. सो टोटल रिवेन्यू वी हैव इज 1,16,000. नाउ द क्वेश्चन इज मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट. तो यार 10,000 पर डे फिक्स कॉस्ट था और 5,000 पर शो. 3 शो थे, सो 10,000 एंड प्लस 5,000 पर शो. 3 शो के 15,000 हो गए. सो 25,000 तो ये कॉस्ट हो गया. सो 25,000 इफ आई सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द रेवेन्यू, आई गेट द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट which comes out to be 91,000. So 91,000 is the correct answer. Very good question. Okay, काफी relevant है एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी. ओके, आई होप ये सबको क्वेश्चन क्लियर है. ओके स्टूडेंट, सो अनदर क्वेश्चन वी हैव ऑन मैक्सिमा मिनिमा. बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन है. अगेन इसमें गलतियां होने की काफी चांसेस हैं. Okay, let us see what is given here and then we'll discuss. FS Food Stall sells only chicken biryani. FS fixes a selling price of rupees 160. Per plate 300 plates of biryanis are sold. तो अगर 160 रुपए सेलिंग प्राइस है तो 300 प्लेट्स सेल होंगी. For each increase in the selling price by rupees 10, 10 fewer plates are sold. Similarly, for each decrease in the selling price by 10, 10 more plates are sold. So let me quickly explain you this thing कि प्राइस है और नंबर ऑफ प्लेट्स है. तो कह रहे हैं सेलिंग प्राइस अगर 160 है तो नंबर ऑफ प्लेट्स 300 है,
राइट। अब सेलिंग प्राइस को अगर आप 10 से इंक्रीज करोगे, है ना, सेलिंग प्राइस को अगर 10 से इंक्रीज किया, लेट से 170, तो नंबर ऑफ प्लेट्स उतने से कम हो जाएंगी। ठीक है, नंबर ऑफ प्लेट्स सोल्ड विल बी 290। ऐसे ही अगर मान लो मैं 170 से सेलिंग प्राइस को 20 से इंक्रीज कर दूं, दैट मींस 190। तो अभी मैंने यहां 20 का इंक्रीज किया, तो यहां 20 का डिक्रीज हो जाएगा, सो दिस वुड बी 270। लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल। अब मैं अगर 190 से 50 कम कर दूं, है ना, 50 कम कर दूं, लेट्स मेक इट 140। तो अगर इसको 50 कम किया तो फिर ये 50 का इंक्रीज हो जाएगा, सो दिस वुड बिकम 320। ओके, आई होप ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड द पैटर्न। Okay, now the question is given that FS incurs a cost of rupees 120 per plate. हाँ, तो जो उसका cost price है per plate, that is 120, and has decided that the selling price will never be less than the cost price. Moreover, due to capacity constraints, more than 400 plates they cannot be produced in a day. 400 से ज्यादा plates नहीं ले सकते. Selling price on any given day is same for all the plates and can only be a multiple of rupees 10. What is the maximum profit? Mind you, they're not asking about maximum revenue. They are asking about maximum profit. Now I'll just show you some values, right? So you will get a pattern किस तरह से करना चाहिए। तो ओरिजिनल केस उन्होंने दिया हुआ है कि जब सेलिंग प्राइस 160 है, तो नंबर ऑफ प्लेट्स सोल्ड आर 300। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट प्रॉफिट हियर। सो कहने से बिकॉज कॉस्ट प्राइस इज 120, देयर विल बी अ प्रॉफिट ऑफ 40 रुपीज ऑन एवरी प्लेट, है ना। 120 की प्लेट है, 160 में बेचने, 40 रुपए बच रहे, 40 इंटू 300, दिस वुड बी द प्रॉफिट नाउ, 12,000। अब अगर मैं सेलिंग प्राइस को 10 रुपए कम कर दूं, लेट्स टेक इट टू बी 150, so number of plates will increase by 10, that would become 310। now can I say there is a profit of 30 rupees on every plate, 30 rupees and 310 plates, so that would be 9300। आप देख सकते हैं यहाँ प्रॉफिट कम होता जा रहा है। तो एक चीज तो देख के पता लग रही है कि सेलिंग प्राइस शुड बी मोर देन 160। But just to be sure, let's take one more value. If I take this to be 140, then this would increase by 10. This would become 320. Now, can I say there is a profit of 20 rupees on every plate? And there are 320 plates. So 20 into 320, 6400. Further और डिक्रीज हो गया। तो यार एक चीज तो पक्की हो गई यहाँ से कि सेलिंग प्राइस 160 से ज्यादा होगा। राइट, अब आते हैं इक्वेशन से। अगर आपने करना है, अगर आप केसेस नहीं बनाना चाहते, बिकॉज इफ यू मेक केसेस यू विल गेट द आंसर, बट दैट वुड टेक टाइम। So now I'm assuming selling price to be, let's say, 160 plus a multiple of 10, है ना? Because it can be 170, it can be 180, it can be 190, it can be anything. So I'm taking it to be 160 plus 10x, क्योंकि सेलिंग प्राइस 10 का मल्टीपल होगा ही होगा। अब कहने से अगर सेलिंग प्राइस इज इंक्रीजिंग बाय 10x, है ना, 160 में 10x ऐड किया है, तो नंबर ऑफ प्लेट्स कितनी होंगी? वो 10x कम हो जाएंगी। सो दैट वुड बी 300 माइनस 10x। आई होप ये बात सबको समझ में आ रही है। ठीक है, अब मुझे प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है। कह रहे से सेलिंग प्राइस इज 160 प्लस 10x, कॉस्ट प्राइस इज 120। आई कैन से दैट प्रॉफिट वुड बी 160 प्लस 10x माइनस 120, which is 40 plus 10x. Now, students, what will be the profit here? Profit in terms of x would be 40 plus 10x into the number of plates, that is 300 minus 10x. अब मुझे यार इस चीज को मैक्सिमाइज करना, देखो सबसे अच्छा तरीका क्या रहेगा। अगर आप, वैसे तो एक क्वाड्रेटिक है ना, या तो आप क्वाड्रेटिक बनाओ और उससे निकालो, फॉर्मूले से आप लगा सकते हो, है ना, -b/2a यूज कर सकते हो, या डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, 4ac माइनस बी स्क्वायर बाय 4a। उससे बेटर क्या रहेगा, आप देखो ये भी अपने आप में पॉजिटिव है ना, ये अपने आप में पॉजिटिव है प्रॉफिट, और नंबर ऑफ प्लेट्स भी ऑब्वियसली पॉजिटिव है। तो अब दोनों चीजें पॉजिटिव है। नाउ देयर आर टू टर्म्स गेटिंग मल्टीप्लाइड, एंड कहने से देयर सम इज कांस्टेंट। अगर आप इन दोनों का सम निकालो, दैट इज कमिंग आउट टू बी अ न्यूमेरिकल नंबर, राइट। तो कांस्टेंट वैल्यू आ रही है, बिकॉज 10x और माइनस 10x तो कैंसिल ही हो जाएगा। So can I say I'll get sum as 340? It's just like this question. Let's say A into B. Okay, A into B हमें मैक्सिमाइज करना है, और मुझे A प्लस बी का वैल्यू पता है ना। अब इसको मैंने A मान लिया, ये मेरा B हो गया। A इंटू बी मुझे मैक्सिमाइज करना है, लेकिन अगर आप A और B को ऐड करो तो कितना आ रहा है? 340 आ रहा है। तो ये बेसिकली एएमजीएम में लगा रहा हूं मैं, पर एएमजीएम लगाने की जरूरत नहीं है। हम सबको पता है कि अगर दो वेरिएबल्स का सम कांस्टेंट है,
और उनका मैक्सिमम प्रोडक्ट निकालना। तो वो कब आएगा? जब दोनों वैल्यूज एक दूसरे के बराबर होंगी, है ना? जब दोनों वैल्यूज एक दूसरे के बराबर होंगी। सो इफ आई ब्रेक 340 into two equal parts, that means this should be 170, this should also be 170. Okay students, so 170 into 270, 28,900 will be the maximum profit. So option 2 is the correct answer. I hope this question is clear to all of you. Okay, students, so we have a question from geometry. Thoda lengthy hai. Let us see how to solve it. A farmer has a triangular plot of land. One side of the plot, henceforth called the base, is 300 feet long. Other two sides are equal. Perpendicular distance from the corner of the plot where the two equal sides meet to the base is 200 feet. एक काम करते हैं, जितना given है उसकी फिगर बना लेते हैं जल्दी से. So ये लेट्स से हमारे पास ट्राइंगल है, इसको मैंने बेस मान लिया नीचे वाली साइड को, जो कि हमें गिवन है 300, एंड अदर टू साइड्स आर इक्वल, सो आइसोसेलेस ट्राइंगल है। और जहां ये दोनों साइड्स मीट कर रही हैं उस वर्टेक्स से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। ओके, एंड आई होप ऑल ऑफ यू नो कि अब जब हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया आइसोसेलेस ट्राइंगल में, परपेंडिकुलर ड्रॉन टू द अनइक्वल साइड, इट वुड आल्सो बी द मीडियन, राइट? तो ये मीडियन भी होगा, तो ये 150 हो जाएगा और ये भी 150 हो जाएगा, और ये परपेंडिकुलर की लेंथ हमें गिवन है 200। Now I can use triplets here, right? It is a right angle triangle, so ratio is 3:4. Hypotenuse would be 5. This is 15 to 3. This is 15 to 4. So 15 to 5, 250 हमारी बाकी दोनों sides आ जाएगी. Okay, now let us read the question further. Uh, to counter the adverse effect of climate, the farmer wants to dig a circular pond. ठीक है जी, तो उसने circular pond बनाना है. He plans that half of the circular area will be inside the triangular plot and other half will be outside, which he will purchase at the market rate from his neighbor. The diameter of the circular plot is entirely contained in the base, very important information, and the circumference of the pond, it touches the two equal sides of the triangle. तो basically जो diameter है वो base पे ही lie करेगा, right? और जो इक्वल साइड्स है हमारी, राइट, आइसोसेलेस ट्रायंगल की जो इक्वल साइड्स है वो सर्कल के लिए टेंजेंट हो जाएंगी। आधा सर्कल इनसाइड होगा और आधा सर्कल आउटसाइड होगा। ओके, तो एक बार बना लेते हैं, तो दैट वुड बी समथिंग लाइक दिस। तो आधा सर्कल सेमी सर्कल में बना रहा हूं, समथिंग लाइक दिस। ओके, सो दिस इज हाफ सर्कल विल बी आउटसाइड, एंड ऑब्वियसली दिस इज द डायमीटर। ठीक है, आई होप सबको क्लियर है। Now, students, the question is, if the market rate per square feet of the land is rupees 1100, how much does the farmer must pay to buy the land from his neighbor for the pond? तो जो एरिया बाहर है उसको उसने परचेज करना है, उसके लिए उसको कितना एक्सपेंस लगेगा? Now, the main thing is we have to find the area of the semicircle. Now, area of semicircle is pi r square by 2. ये एरिया है, और per square feet cost is given 1400, so into 1400, this is what we have to calculate. So basically I need radius. If I can calculate the radius, I'll get the answer. Now I hope all of you know that radius and tangent makes an angle of 90 degree, right? This will also be the center of the circle. देखो फिगर बिल्कुल सिमेट्रिक होगी क्योंकि आइसोसेलेस ट्राइंगल है, तो ये जो हमारा मीडियन है जो परपेंडिकुलर है, राइट, तो वो जिस पॉइंट पे मिल रहा है बेस को, वही हमारा सर्कल का सेंटर भी होगा। नाउ दिस इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, सो इफ वी ड्रॉ अ रेडियस एंड टेंजेंट मेक्स एन एंगल ऑफ 90 डिग्री, something like this. Now I have to calculate radius. Let's take it to be r. Now students, just look at this area. Half triangle अगर आप देखें, आधा ट्राइंगल आप देखें, आप देख सकते हैं 90 डिग्री का एंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल, और 90 डिग्री के एंगल से हमने एक परपेंडिकुलर बनाया हुआ है। ये फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है, हम पहले भी क्लासेस में कई बार डिस्कस कर चुके हैं। वेन एवर यू सी अ राइट एंगल ट्राइंगल एंड फ्रॉम दैट 90 डिग्री एंगल इफ वी ड्रॉ अ परपेंडिकुलर, इट्स अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट ट्राइंगल। इसमें क्या खास बात होती है कि इसका एरिया निकालने के दो तरीके हैं ना। एरिया में ऐसे भी निकाल सकता हूं, अगर मैं ये वाला 90 डिग्री यूज करूं, सो एरिया वुड बी हाफ इंटू ए बी इंटू ए सी। और इसी ट्राइंगल का एरिया मैं ऐसे भी निकाल सकता हूं, अगर मैं बीसी को बेस ले लूं और ये परपेंडिकुलर को हाइट ले लूं, सो एरिया कैन ऑल्सो बी कैलकुलेटेड एज हाफ इंटू बी सी इंटू ए डी, right? Same concept, students, I'm going to use here. If I take this 90 degree, I can say area would be half into 200 into 150,
और अगर मैं इसको बेस ले लूं, so height would be the radius, that is r. So half into 250 into small r. Now you can see half gets cancelled. 50 into 4, 50 into 5, 5 into 30. Small r, the radius is coming out to be 1. Now if I know the radius, I can calculate this value. Pi is 22 by 7 into radius ka square, which is 120 into 120. Further divided by 2 because we need pi r square by 2. Per square feet cost is 1400. Let's calculate it. 14, 14 cancel, we'll get 100 here. So we just need to calculate 22 into 12 into 12. Now 22 into 12 into 12, that means 144 into 22. ये हम जल्दी से कैलकुलेट कर सकते हैं, 288 and 288. So we'll get 8, 8 plus 8 is 16, 1 carry, we'll get 11. So 3168. See, we're getting 3168 and along with it, we also need these 4 zeros. So option 1 is the correct answer. Okay, I hope सबको clear है ये question. Okay, students, so we have a question on number system. काफी इजी क्वेश्चन है, अगर आपके कंसेप्ट्स अच्छे हैं आप इस क्वेश्चन को 2 मिनट में कर सकते हैं. ओके, सो इट इज गिवन दैट द लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ अ नंबर एंड 990 is 6930. द ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, जिसको हम एचसीएफ बोलते हैं, ऑफ दैट नंबर एंड 550 is 110. व्हाट इज द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द लीस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ दैट नंबर? तो यार जो नंबर हमें गिवन नहीं है उसको हमने n मान लिया. ठीक है, तो हमें ये गिवन है कि एलसीएम ऑफ n एंड 990, दिस इज इक्वल टू 6930. आई होप आप सबको पता है एलसीएम का क्या मतलब है. मतलब एक ऐसा नंबर जो सबका मल्टीपल होगा, राइट? तो 6930 इसका भी मल्टीपल होगा और 6930 इसका भी मल्टीपल होगा. अब क्योंकि 6930 990 का मल्टीपल है, तो 6930 990 से तो डिवाइड होगा ही होगा. सो इफ यू डिवाइड 6930 बाय 990, दिस कम्स आउट टू बी 7, राइट? सो 6930 क्या है? बेसिकली 990 इंटू 7 है. सो वी कैन डेफिनेटली से दैट n में 7 तो आएगा ही आएगा, है ना? तो n, आई एम नॉट सेइंग n इज 7, बट n विल डेफिनेटली बी अ मल्टीपल ऑफ 7. इट विल बी अ मल्टीपल ऑफ 7. ओके, फर्दर इट इज गिवन द ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, मतलब एचसीएफ की बात हो रही है, एचसीएफ ऑफ दैट नंबर n एंड 550. नाउ दिस इज इक्वल टू 110. अभी एचसीएफ का क्या मतलब है? सबसे बड़ा नंबर जो सबको डिवाइड कर सकता है ना? मतलब 110 सबको डिवाइड कर सकता है, तो 110 n को भी डिवाइड कर लेगा, राइट? सो आई कैन से दैट n इज डिविजिबल बाय 110. n is divisible by 110, so that means n is a multiple of 110. Now students, if n is a multiple of 110, it is a multiple of 7. तो मतलब n की मिनिमम वैल्यू क्या होगी? एक ऐसा नंबर जो 7 का भी मल्टीपल हो और 110 का भी मल्टीपल हो. सो स्मॉलेस्ट नंबर वुड बी 770. 110 इंटू 7, 770, ये सबसे छोटा नंबर. ओके, सो वी हैव टू फाइंड द सम ऑफ द डिजिट्स. सो आंसर वुड बी 7 plus 7, 14 is the correct answer. Easy question है. I hope all of you have understood it. Okay, students, so we have a question on algebra. Let us see how to solve it. So in the question, it is given the roots of the polynomial p of x is equal to twice of x cube minus 11x square plus 17x minus 6 are the radii of the three concentric circles. Ratio of their areas when arranged from largest to the smallest. तो यार अगर areas का ratio निकालना है तो हमें कहीं ना कहीं radius पता होना चाहिए, right? या radius का ratio पता होना चाहिए. So now what are the radius? I mean the radii are the roots of this cubic equation. तो roots का मतलब क्या हुआ कि x की ऐसी values जब ये फंक्शन की वैल्यू या ये इक्वेशन की वैल्यू जीरो आ जाए, राइट? सो आई नीड टू सी विच वैल्यूज ऑफ x विल गिव अस द वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन एज जीरो. तो यार इस तरह के क्वेश्चंस हमने पहले भी करे हुए हैं. मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि सबसे अच्छा तरीका क्या रहता है, पहला रूट आप ट्रायल एंड एरर से निकाले, ट्राई फॉर स्मॉलर वैल्यूज, राइट? जैसे 1 हो गया या -1 हो गया या 2 हो गया, -2 गया, इनमें से कोई ना कोई पहली वैल्यू वर्क कर जाएगी, फिर उससे हम बाकी दोनों फैक्टर्स भी निकाल पाएंगे.
So now if I put x as 1, let us see what are we getting the value of this function. 2 into 1 cube is 2, minus 11 into 1, 11, plus 17 into 1, that is 17, minus 6. And now students, if you solve it, you'll get 19 minus 17. This is coming out to be 2. Now because this is coming out to be 2, that means x is equal to 1 is not a root. ठीक है. अब अगर मैं x को 2 पुट करके देखूं, so 2 into 2 cube, that means 2 into 8, that is 16, minus 11 into 4, which is 44, plus 17 into 2 is 34, and minus 6. Now here you can see 16 plus 34 is 50, and 44 and 6 is also 50. So 50 minus 50 is 0. That means x is equal to 2 is one of the roots. Now if x is equal to 2 is one of the roots, that means x minus 2 यार इसका factor है ना? x minus 2 इसका factor है. So let me write it here. X minus 2 into something. Now see, I'll tell you a very good method. आप काफी जल्दी कर सकते हो इसे. बाकी फैक्टर्स निकालने के लिए आप क्या कर सकते हो, या तो आप इस क्यूबिक इक्वेशन को x minus 2 से डिवाइड कर लो, राइट. Else you can do it orally also, I mean without doing that division thing. You need 2x cube, right? So we have to multiply x by something to get 2x cube. So obviously I have to multiply it by 2x square, है ना, तभी तो 2x cube आएगा. But along with it I am also getting minus 4x square. Okay, I am getting minus 4x square. Minus 4x square तो मुझे मिल गया है, लेकिन मुझे चाहिए क्या, मुझे चाहिए minus 11x square. So I need that minus 7x square extra. आई नीड माइनस 7x स्क्वायर एक्स्ट्रा. तो यार अब मैं इसको किससे मल्टीप्लाई करूं x को कि मुझे माइनस 7x स्क्वायर मिल जाए. सो ऑब्वियसली आई हैव टू मल्टीप्लाई बाय माइनस 7x. नाउ आई हैव माइनस 7x स्क्वायर, अलोंग विद इट आई एम आल्सो गेटिंग माइनस 2 इंटू माइनस 7x. माइनस 2 इंटू माइनस 7x इज 14x. ये मेरे पास है, लेकिन मुझे क्या चाहिए, मुझे तो 17x चाहिए. सो आई नीड 3x एक्स्ट्रा. So if I need 3x extra, I need to multiply this x by positive 3. And you can see students, now we are getting 3x and we are also getting minus of 6. So it is satisfying. Now this is equal to 0. अब यार ये 0 होगा या ये 0 होगा. अब हमें पता है ये कब 0 होगा, जब x is equal to 2 होगा. So ultimately I need to see which values of x will give 0, right, for this quadratic. So let us solve this now. 2x square हम डायरेक्टली ब्रेक कर सकते हैं, राइट. मिडिल टर्म इज -7 एंड 3 into 2 is 6. Okay, middle term -7, 3 into 2 is 6. So obviously -6 and -1. So -6x minus x plus 3 is equal to 0. I hope students now you can solve it. We'll take 2x common, x minus 3 आ जाएगा, -1 लेंगे, x minus 3 and this is equal to 0. So we have 2x minus 1 into x minus 3. From here, I can say x can be 1 by 2 and it can also be 3. Now, students, we have all the three values of x, right? एक value पहली हमने निकाली. Let's arrange it in order. सबसे बड़ा रेडियाई 3 आया, फिर आया 2 और फिर आया 1 by 2. ये यार रेडियाई का रेशियो, राइट. तो इसको एक काम करते हैं, इंटीजर में कन्वर्ट कर लेते हैं ना, तो ज्यादा बेटर रहेगा. इफ आई मल्टीप्लाई ऑल ऑफ देम बाय 2, सो रेशियो ऑफ रेडियाज वुड बी 6:4:1. याद रहे ये रेडियस का रेशियो है. तो यार अगर एरिया का रेशियो निकालना है तो क्या हो जाएगा, एरिया का रेशियो वुड बी स्क्वायर. तो अगर मैं आर स्क्वायर निकाल लूं, राइट, रेडियस के स्क्वायर का रेशियो निकाल लूं, दैट वुड बी 36:16:1. सो ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर. ओके, आई होप सबको क्लियर है क्वेश्चन. Okay, students, so let us discuss this question based on permutation and combination. It is given a local restaurant has 16 vegetarian items and 9 non-vegetarian items. Some items contain gluten while the rest are gluten-free. One evening, Rohit and his friends, they went to the restaurant. They planned to choose two different vegetarian items and three different non-vegetarian items from the entire menu. तो एक काम करते हैं, पहले इसको यूज कर लेते हैं. पूरे मेन्यू की बात हो रही है. रोहित और उसके फ्रेंड्स ने दो वेजिटेरियन आइटम्स ऑर्डर करे आउट ऑफ 16. सो दैट कैन बी डन इन 16C 2 ways and three non-vegetarian out of 9. So that can be done in 9C 3 ways. So these are the possibilities for Rohit and his friends. Okay, now Bela and her friends also went to the same restaurant. They planned to choose two different vegetarian items and one non-vegetarian items only from the gluten-free options. Very important condition now. उन्होंने gluten-free में से ही choose किया.
तो मान लेते हैं यार कि ये जो 16 वेजिटेरियन आइटम्स है उसमें एक्स ग्लटन फ्री है, ठीक है, और 9 वेजिटेरियन आइटम, 9 नॉन वेजिटेरियन जो आइटम्स है उनमें लेट्स से वाई ग्लटन फ्री, ठीक है। तो इन एक्स में से बेला और उसके फ्रेंड्स ने दो आइटम्स ऑर्डर करे, सो दैट वुड बी एक्स सी टू वेज, और वाई ग्लटन फ्री जो नॉन वेजिटेरियन आइटम्स है उनमें से एक ऑर्डर किया उन्होंने, सो दैट कैन बी डन इन वाई सी वन में। Now it is also given the number of item combinations that Rohit and his friends could choose from given their plan was 12 times the number of item combinations that Bela and her friends could choose. तो basically यार ये लेफ्ट हैंड साइड वाली जो वैल्यू है वो राइट हैंड साइड के 12 टाइम्स है. Okay, so 12 into xc2 into yc1. Now let's solve it. It's better not to solve these values completely. No need to simplify. We can also write 16c2 as 16 into 15 by 2, है ना. 9c3 को हम लिख सकते हैं 9 into 8 into 7 divided by 3 into 2 into 1. उससे यार आप आंसर जल्दी निकाल पाओगे, आपको अभी पता लग जाएगा. xc2 की जगह मैं लिख सकता हूँ x into x minus 1 divided by 2 and yc1 and nc1 is n, yc1 is 1 y. अब यार आप देखो काफी चीजें कैंसिल आउट हो जाएंगी, है ना. जैसे ये 2 और 2 कैंसिल हो गया. I also know that 6 into 12 is 72. This 12 and 12 also gets cancelled. Now students, if you just compare the left hand side and the right hand side, left hand side पे आप देख सकते हो we have 16 into 15 into 7. Right hand side we have x into x minus 1 into y. Now see, on the left hand side also we have two values with a difference of 1. Right hand side also we have two values with a difference of 1. So from here I can say that x is equal to 16 and y will obviously equal to 7. Now it is satisfying this equation, right? So now let us look at the question. क्वेश्चन में हमसे पूछा गया हाउ मेनी मेन्यू आइटम्स दे कंटेन ग्लटन. अभी यार ये वैल्यू कौन सी है, ये ग्लटन फ्री की है, ग्लटन फ्री है ये एक्स एंड वाई. सो 16 प्लस 7, सो आउट ऑफ टोटल ऑफ 25, राइट, टोटल देवर 25 आइटम्स, आउट ऑफ विच 23 आर ग्लटन फ्री, है ना. तो हाउ मेनी आइटम्स विल कंटेन ग्लटन, 2 इज द करेक्ट आंसर. ओके, आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. Okay, students, so we have a question on algebra. Consider the system of two linear equation as follows: 3x plus 21y plus p is equal to 0 and qx plus ry minus 7 is equal to 0, where p, q and r are real numbers. Which of the following statements definitely contradicts the fact the lines represented by the two equations are coinciding? तो यार दो लीनियर इक्वेशन गिवन है और आप सबको पता ही होगा कि जब लाइंस कोइंसाइड करते हैं तो क्या कंडीशन होती है, राइट. लाइंस आर कोइंसाइडिंग बेसिकली मींस कि दोनों लाइंस सेम है, राइट. सो दे विल हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, है ना. तो वो कब होता है, जब एक्स के जो कोफिशिएंट का रेशियो है दैट मींस 3/q, वाई के जो कोफिशिएंट्स का रेशियो है दैट मींस 21/r, और जो कांस्टेंट्स हैं उनका रेशियो दैट मींस p/-7, ये रेशियो आपस में बराबर होनी चाहिए. Then only it will have infinite solutions or we can say that the lines are coinciding. ठीक है, आई होप सबको यहां तक क्लियर है. एक्स के कोफिशिएंट का रेशियो, वाई के कोफिशिएंट का रेशियो और जो कांस्टेंट का रेशियो है दैट शुड बी इक्वल. नाउ इफ यू लुक एट दी ऑप्शंस, हमें क्वेश्चन में ये बोला गया कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो डेफिनेटली गलत है, राइट. Now there are a couple of options related to signs. P and Q must have opposite signs. R and Q must have same signs. तो यार साइन के बारे में हमें काफी कुछ पता लग रहा है ना. अब आप देखें कि सिर्फ ये जो लास्ट टर्म है यहाँ पर नेगेटिव साइन आ रहा है ना. तो अब यहां से हमें क्या क्या चीजें पता लग रही है. अगर मान लो P नेगेटिव है ना, इफ P इज लेस देन जीरो, तो कहने से ओवरऑल दिस विल बिकम पॉजिटिव. अगर P लेस देन जीरो है ओवरऑल ये पॉजिटिव हो जाएगा. तो यार अगर ओवरऑल ये पॉजिटिव है तो फिर ये भी तो पॉजिटिव ही होंगे ना, क्योंकि सबकी वैल्यू तो बराबर ही है. तो दैट मीन्स हम Q और R के बारे में क्या कह सकते हैं कि Q भी ग्रेटर देन जीरो होगा और R भी ग्रेटर देन जीरो, right? Because if P is negative, then overall all of them should be positive. So Q should be positive, R should be positive. And दूसरा केस क्या बन सकता है, अगर मैं कहूं कि P पॉजिटिव है ना, अगर P पॉजिटिव है, P is greater than zero, then what will happen? Overall this will become negative. And if overall this is negative, that means this should also be negative, this should also be negative.
अब वो नेगेटिव कब होंगे, मतलब Q भी नेगेटिव होना चाहिए, R भी नेगेटिव होना चाहिए. सो वी कैन से दैट Q शुड बी लेस देन जीरो एंड R शुड ऑल्सो बी लेस देन जीरो. तो ये दो पॉसिबिलिटीज है, राइट, ये दोनों केस पॉसिबल है. अब अगर मैं ऑप्शन यूज करूं, पहला ऑप्शन कह रहा है P एंड Q मस्ट हैव ऑपोजिट साइन. तो क्या P और Q के ऑपोजिट साइन आ रहे हैं? बिल्कुल आ रहे हैं. आप देखो, P लेस देन जीरो है तो Q ग्रेटर देन जीरो है, P ग्रेटर देन जीरो तो Q लेस देन जीरो है. दैट मीन्स ये जो चीज है P एंड Q मस्ट हैव ऑपोजिट साइंस, ऐसा हो रहा है. लेकिन हमें बताना है कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो डेफिनेटली गलत है. अब ये तो ट्रू है, तो ये गलत तो है नहीं, तो ये ऑप्शन हमारा आंसर नहीं है. लुक एट द फोर्थ ऑप्शन, आर एंड क्यू मस्ट हैव सेम साइंस. हाँ, तो आर और क्यू के सेम साइन आ रहे हैं, बिल्कुल. तो ये ऑप्शन जो गिवन है उसमें सही बात लिखी है. हमें बताना है कौन सा ऑप्शन डेफिनेटली गलत है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं है. पी कैनॉट बी जीरो. क्या पी जीरो हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता जीरो, क्योंकि यार अगर पी जीरो हो गया तो फिर ये जीरो तो बन ही नहीं पाएंगे, है ना. तो पी कैनॉट बी जीरो इज करेक्ट. दैट मीन्स दिस ऑप्शन इज नॉट रॉन्ग. सो ये भी हमारा आंसर नहीं है. तो सी वी आर लेफ्ट विथ टू ऑप्शन, ऑप्शन टू एंड ऑप्शन थ्री. ठीक है. ऑप्शन टू में गिवन है कि स्मॉलेस्ट अमंग पी क्यू आर इज आर, एंड अगले वाले में गिवन है लार्जेस्ट अमंग पी क्यू एंड आर इज क्यू. सो नाउ वी समहाउ हैव टू कंपेयर पी क्यू एंड आर. नाउ वी हैव टू पॉसिबिलिटीज, है ना. अब केस बना के देखते हैं. अगर मैं पहले केस की बात करूं, पी लेस देन जीरो है, तो लेस देन जीरो पी की कोई वैल्यू लेके देखते हैं. बेस्ट रहेगा ना, कोई आप पी की ऐसी वैल्यू ले लो कि ये चीज इंटीजर बन जाए, है ना. और लेस देन जीरो भी लेना है, तो मैं पी को -7 पुट कर देता हूँ. क्योंकि अगर पी को -7 पुट करूंगा तो ये सब 1 1 1 1 हो जाएंगे. तो यार नाउ इफ p इज -7, ओवरऑल दिस इज 1, राइट. सो अब ये 1 कब होगा और ये 1 कब होगा? जब q की वैल्यू 3 होगी और r की वैल्यू 21 होगी, राइट. तो यहां से मुझे क्या पता लग रहा है p q r के बारे में, कि p q से छोटा है और q r से छोटा है. ऐसे ही ये वाला केस बना के देख लेते हैं. p ग्रेटर देन जीरो. नाउ ग्रेटर देन जीरो आई विल टेक इट टू बी 7, राइट. बेटर रहेगा ना, आप लेने को कुछ भी ले सकते हो. पर अगर मैं पी को 7 ले लूं तो ओवरऑल अब ये भी -1 होना चाहिए, ये भी -1 होना चाहिए. मतलब क्यू की वैल्यू -3 हो जाएगी और आर की वैल्यू -21 हो जाएगी. नाउ इफ यू लुक एट दिस केस स्टूडेंट्स, वी कैन से कि सबसे छोटा, है ना, सबसे छोटा कौन सा है? आर है. और आर से बड़ा क्यू है और क्यू से बड़ा पी. नाउ लेट अस लुक एट द ऑप्शन. स्मॉलेस्ट अमंग पी क्यू आर इज आर. स्मॉलेस्ट अमंग पी क्यू आर इज आर. हाँ, तो यहां अगर आप देखो सेकंड वाले केस में आर सबसे छोटा आ रहा है ना. आर सबसे छोटा आ रहा है. आर सबसे छोटा आ सकता है. सो इट इज नॉट डेफिनेटली रॉन्ग, राइट. इट इज नॉट डेफिनेटली रॉन्ग. तो मतलब ये हमारा आंसर नहीं. सो वी आर लेफ्ट विद वन ऑप्शन दैट हैज टू बी करेक्ट. लेकिन एक बार वेरीफाई कर लेते हैं. लार्जेस्ट अमंग पी क्यू एंड आर इज क्यू. आप देखो दोनों केसेस में क्यू तो लार्जेस्ट कभी हो ही नहीं सकता, राइट. तो दैट मीन्स दिस ऑप्शन इज डेफिनेटली इनकरेक्ट. यही हमारा आंसर है. ओके, सो इट्स वाज अ ट्रिकी वन. आई वोंट से इट इज इजी. आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन. Okay, students, let us discuss this question based on number system. It is given, consider a four-digit number of the form A triple B. That is, the first digit is A is greater than 0, and the last three digits are all B. Which of the following conditions is both necessary and sufficient to ensure that the four-digit number is divisible by A? Okay. तो यार सबसे अच्छा तरीका क्या रहेगा? पहले तो हम A ट्रिपल बी को ब्रेक कर लेते हैं, राइट. A is coming at thousands place, so we can write it as 1000 times A. B, it is coming at hundreds place, tens place, and units place, so we'll get 100 times B plus 10 times B plus B, which can be written as now 1000 A plus 111 times B. ठीक है. हम चाहते हैं कि ये ए से डिवाइड हो जाए. अब यार ये चीज तो डेफिनेटली ए से डिवाइड होगी ही होगी. 1000 इंटू ए विल डेफिनेटली बी अ मल्टीपल ऑफ ए. तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है. नाउ ऑल आई वांट इज दैट 111 बी शुड बी डिविजिबल बाय ए. तो मुझे देखना है 111 बी ए से डेफिनेटली कब डिवाइड होगा. हमेशा होना चाहिए, नेसेसरी एंड सफिशिएंट. So if I break 111b, because 111 can be we can break it into two parts. We can write it as 37 into 3. So this is 37 into 3b divided by a, right. अब मैं चाहता हूँ 37 into 3b a से कब डिवाइड होगा.
अब देखो 37 तो ए से डिवाइड हो नहीं रहा, आई मीन 37 इज प्राइम नंबर, राइट? तो अब ये वैल्यू ए से कब डिवाइड होगी? दैट मीन्स 3b, 3b हैज टू बी अ मल्टीपल ऑफ ए। 3b जो भी वैल्यू होगी वो डेफिनेटली ए का मल्टीपल होगी। सो 3b शुड बी डिविजिबल बाय ए। This has to be the necessary condition and sufficient. 3b is divisible by a. Okay, students, I hope this question is clear to all of you. Okay, students, so we have another question based on numbers. A king has distributed all his rare jewels in 3 boxes. The first box contains 1/3 of rare jewels, while the second box contains k by 5 of the rare jewels for some positive integer value of k. तो k भी एक पॉजिटिव इंटीजर है। थर्ड बॉक्स कंटेन्स 66 रेयर ज्वेल्स। हाउ मेनी रेयर ज्वेल्स डज द किंग हैव? आसान क्वेश्चन है ये डुएबल है बिल्कुल। अब देखो यार, एक चीज तो पक्का है कि फर्स्ट बॉक्स में 1/3 है, राइट? मतलब जो ज्वेल्स हैं वो 3 का मल्टीपल डेफिनेटली होंगे, और सेकेंड बॉक्स में है k by 5 अगेन, सो दैट मीन्स इट हैज टू बी अ मल्टीपल ऑफ 5 एज वेल। तो 3 का मल्टीपल और 5 का मल्टीपल तो डेफिनेटली होगा ही होगा। तो एक काम करते हैं, अभी के लिए हम 15 मान लेते हैं, राइट? सो आई हैव जस्ट एज्यूम अ वैल्यू 15। तो हम कह सकते हैं यहां से कि फर्स्ट बॉक्स में डेफिनेटली 5 होंगे, राइट? इफ आई एज्यूम इट टू बी 15 दैट मींस फर्स्ट बॉक्स में 5 होंगे। अब यार सेकंड बॉक्स में कितने होंगे वो देख लेते हैं, राइट? सो लेट्स पुट नाउ k कैन बी एनीथिंग, राइट? बिकॉज k is positive integer. So in the first case, if I put k as 1, okay, let me write it here. If I put k as 1, so I can say second box में 1/5 होंगे। So second box में 1/5 होंगे 15 के। So what is 1/5 of 15? 1/5 of 15 is 3. Now can I say I have taken total as 15, जिसमें से first box में 5 है, second box में 3 है, that means third box it will have 7, right? But in actual it is 66, right? We are getting ratio, you can say we are getting ratio 5:3:7. Third box में 66 है, but here this tells us that third box should be a multiple of 7. 66 is not a multiple of 7. That means this case is not possible. K is equal to 1 नहीं हो सकता. Okay, let's take another case. Again, I'm assuming total to be 15. So first box will have 1/3. So again 5. But now I'm taking K as 2. अगर स्टूडेंट्स हम K को 2 ले लें, so now what is 2/5 of 15? 2/5 of 15 would be 6. सो अगर फर्स्ट बॉक्स में 5 है, सेकंड में 6 है और टोटल 15 है, तो थर्ड में कितना हो जाएगा? थर्ड में 4 हो जाएगा। थर्ड बॉक्स इज अ मल्टीपल ऑफ 4। आई मीन वी आर गेटिंग एज अ मल्टीपल ऑफ 4, बट हियर इट इज गिवन इट इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 4, so that means this case is also not possible. And now students, if I put k as 3, so from here I can say if total is 15, first box will have 5, second box will have 9, so third box should have 1, then only we'll get a total of 15. So that means students, this 1 represents 66 and that is possible. And now we are looking for the total number of jewels. So if one part is equal to 66, we are looking for 15 parts. So answer would be 15 into 66. That means 990. So 990, option 1 is the correct answer. Easy question था. I hope सबको clear है. Okay, students, so we have a question on geometry. Let us see how to solve such questions. Consider a right angle triangle ABC, right angled at B. Two circles, each of radius R, are drawn inside the circle in such a way. One of them touches AB and BC. The other one touches AC and BC. The two circles also touch each other. If AB is equal to 18, BC is equal to 24, we have to find the value of small r. अभी काम करते हैं, जो जो चीजें हमें पता है पहले वो लिख लेते हैं. So we have to find small r. So center से अगर मैंने ये radius बना दिया, right? This is r. This is also r, right? Okay. So this would also be r. Now can I say the remaining length, right? The remaining length would be 18 minus r. और यार हमें राइट एंगल ट्रायंगल है तो हमें ये भी पता लग रहा है दिस इज 90 डिग्री. सो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम वी कैन फाइंड हाइपोटेन्यूज व्हिच कम्स आउट टू बी 30.
Okay. Now, what else can we figure out? If we join the center of these two circles, so can I say this complete length? This would be 3r. Okay. Till here, it would be 3r. यहाँ से लेकर यहाँ तक. Remaining length would be 24 minus 3r. Now, using that property that from external point, if we draw two tangents to the same circle, their length is equal. So students, if this is 24 minus 3r, तो यहाँ तक भी length would be 24 minus 3r. And complete hypotenuse is 30, so I can find the remaining length. Remaining length would be 30 minus 24 minus 3r. That would be 6 plus 3r. And this is radius, right? This is radius. Okay, now students, comes the interesting part. Let us join A and the center of the second circle. ये जो दूसरा सर्कल है उसका सेंटर को मैंने O मान लिया. इसको ज्वाइन कर देते हैं वर्टेक्स A के साथ. Now what will happen if you join them? You will get two right angle triangles, right? Two right angle triangles, and AO will be hypotenuse for both, right? अगर आप ये वाला ट्राइंगल देखें, ये भी राइट एंगल ट्राइंगल है और ये भी अपने आप में राइट एंगल ट्राइंगल है, और AO दोनों के लिए हाइपोटेन्यूज है. सो आई कैन से दैट AO स्क्वायर, नाउ इफ आई अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम इन दिस ट्राइंगल, so I can say AO square, and this is 90 degree, it will be equal to, this is 3r, we have already figured out. तो 3r का स्क्वायर प्लस 18 माइनस r का होल स्क्वायर. And if I apply Pythagoras theorem in this right angle triangle, again AO is hypotenuse because this is 90 degree. So it will be equal to, now this is radius, right? One of the sides is r, so r square plus 6 plus 3r whole square. Now students, one way of doing it is you can either solve this, right? You can equate both the equations, you will get quadratic. Other way of doing it is better to use options. Obviously you are going to try integer values, है ना? हम integer values ही try करेंगे अगर option use करने हो तो. So if I put 3, let us see what are we getting. If I put 3, I'll get 9 square plus 15 square on the left hand side. Right hand side would be 3 ka square plus, now 6 plus 3r is 6 plus 9, that is 15 ka square. Now students, obviously 15 square plus 3 square is not equal to 15 square plus 9 square, because 15 square to common ही है. So this is not correct. And now if I use 4, I would get 4 into 3, that means 12 ka square plus 18 minus 4, that is 14 ka square. Right hand side would be 4 ka square plus 6 plus 3r would be 18 ka square. Now are they equal to each other? Let us verify. 144 and 196, that is 340. And 324 plus 16 is also equal to 340. So they are coming out to be equal. So 4 is the correct answer. I hope सबको clear है question. Okay, students, so let us look at this question. Aman has come to the market with rupees 100. If he buys 5 kgs of cabbage and 4 kgs of potato, he will have rupees 20 left. If he buys 4 kgs of cabbage and 5 kgs of onion, he'll have 7 rupees left. The per kg price of cabbage, onion, and potato are positive integers, and any type of these vegetables can only be purchased in positive integer kilogram or none at all. Okay. So let us use this given information. Let's assume the price of cabbage per kg to be C, potato to be P, and onion to be O. So यार यहाँ से हमारे पास पहली इक्वेशन आ जाएगी. 5 kilograms of cabbage, so 5C, 4 kg potato, so 4P, and this will be equal to 80 because he's left with 20, so he's spending 80. And similarly, 4 kgs of cabbage and 5 kgs of onion, he'll be left with 7 rupees, so that means he's spending 93 rupees. And we know that CPU are positive. So let us try to figure out what are the values of CP and O. अब यार हमें ये पता ही है कि अगर एक लीनियर इक्वेशन है दो वेरिएबल्स में, तो we'll try to figure out any one solution, and if we can figure out any one solution, we can easily figure out the other solutions as well. वैसे तो यार देखो, जीरो नहीं हो सकता, लेकिन हमें देख के ही पता लग रहा है कि अगर कोई वेरिएबल सी की वैल्यू अगर मैं जीरो ले लूं, तो यहाँ पर पी की वैल्यू 20 आ रही है, दो इट इज नॉट पॉसिबल. बट विद दिस वी कैन इजिली फिगर आउट द रिमेनिंग सॉल्यूशंस. नाउ कैन आई से सी विल इंक्रीज विद द कोफिशिएंट ऑफ पी, so c will become 4.
P will decrease with the coefficient of C. So P will decrease by 5, it will become 50. Now let us try to use these values in the second equation. So if I put C as 4, so I'll get 4C as 16. 16 plus 5 times O is equal to 93. But here students, you can see O will not be a positive integer. So this is invalid. ऐसे ही नेक्स्ट चेक करते, C को मैंने 4 से बढ़ा दिया, C will become 8. P को मैंने 5 से कम कर दिया, it would be 10. Now if I put C as 8 in this second equation, 4 into 8 is 32. 32 plus 5 times O is equal to 93. Again, O is not an integer. So if I put C as 12, now I'll get P as 5. Okay, students. So if I put C as 12, 12 into 4 is 48. 5 times O, and this is equal to 93. Now we can easily see that 5O, right? 5O की जो भी value आएगी उसका unit digit 5 होगा. So we will get integer. 5O is 45. O is equal to 9. So we have the prices now. C is 12, P is 5, and O is 9. Now let us highlight it. Okay. Now let us see the first question. Aman decides to buy only onion, whatever maximum quantity possible with the money he has come to market with. How much money he'll be left with after the purchase? The price of onion is 9. He has 100 rupees. So maximum quantity he can buy is 100 by 9, which is 11 point something. So that means he can buy 11 kgs. So 11 into 9, he'll spend 99 rupees. So he'll be left with 1 rupee. So option 5, 1 rupee is the correct answer. Okay. Now, because I have to use this information for the second question as well. Okay, I need some space, so I'm erasing this. I hope till here it is clear to everyone. So C का price है 12, price of potato is 5, and price of onion is 9. Okay, now students, in the second question it is given, Aman decides to buy only onion and potato. So we are talking about only onion and potato. Onion का price है 9, potato का price है 5. In such a way that the money left with him after the purchase will be insufficient to buy a full kg of either of the two vegetables. So he'll try to buy maximum number of kgs of onion and potato, right? He should not be left with any amount with which he can buy either 1 kg of onion or 1 kg of potato. Okay. So यार इसका इंस्टेड ऑफ मेकिंग केसेस बेटर क्या रहेगा, आप ये सोचे कि अनियन पे वो जितने भी स्पेंड करेगा, राइट, द अमाउंट ही विल स्पेंड ऑन अनियन विल डेफिनेटली बी अ मल्टीपल ऑफ 9, राइट, and he cannot spend 99 rupees on onion now, because then he'll not be able to buy at least 1 kg of potato. It is given here that quantity should be positive integer, so he can spend a multiple of 9. Maximum he can spend is 90 rupees. So if he spends 90 on onion, that means he'll spend 10 rupees on potato, because potato he value should be a multiple of 5. Now on onion, he can spend 81 rupees because he'll be spending a multiple of 9. Now he'll be left with 19 rupees. Here he can spend 15 rupees. Okay, I hope all of you are getting. Then students, onion again. Now he can spend 72 rupees. So here he'll be left with 28 rupees. He can spend a multiple of 5. He'll spend 25 rupees. Okay, and so on. There will be many cases. Now the question is, if all such permissible combinations of purchases are equally likely, what is the probability Aman buys more onion than potato? तो हमें देखना है क्या probability है कि अनियन की जो क्वांटिटी है वो पोटैटो की क्वांटिटी से ज्यादा होनी चाहिए. So let's take few more cases, right? I just want to show you the pattern. Now can I say he can spend 63 rupees as well, right? So maximum he can spend on potato is 35. And so on. We'll directly move on to the last case. Minimum he has to spend 9 rupees because he has to buy at least 1 kg of onion, and remaining he will buy potato, so he can spend 90 rupees on potato. Now can I say these are the total possibilities? So you can see from 9 to 90, right? We have taken all the multiples of 9. These are total of 10 cases. Now I just need to figure out in how many cases the quantity, we are talking about quantity of onion should be more than the quantity of potato. Okay. Okay. So can I say when he spends 90 rupees, how many kgs is he buying? He'll be buying 10 kgs here. Potato he spends 10 rupees, so 2 kgs. Yes. So yes, onion is more than potato. This is valid. Here he buys 9 kgs.
and this would be 3, 5 into 3. So again, this is valid. Here it would be 8, it would be 5. Again, this is valid. Now this is 7 and this is 7. Now students, this case we cannot take, and obviously remaining cases may quantity of potato would be more than onion. So all those cases are invalid. So there are only 3 favorable cases out of 10. So answer would be 3 by 10. Option 1 is the correct answer. This is the best possible method of doing this question. Okay, so I hope this is clear to all of you. Okay, students, so let us see this question based on Venn diagram. There are 41 applicants who have been shortlisted for interviews for some data analyst positions. Some of the applicants have advanced expertise in one or more fields among the following: data analysis, database handling, and coding. The numbers of applicants with different advanced expertise are given in the 2 cross 8 table below. The number of applicants with advanced expertise in all 3 fields is given as x in the table, where x is a non-negative integer. So mind you, x cannot be negative, it can be 0. So let us make a Venn diagram for this. तो 3 तरह की चीजें दी हुई हैं यहाँ पर, एक डेटा एनालिसिस, डेटा हैंडलिंग, and we have coding. Okay, so data analysis 12, so 12 will come outside, data handling 5, so this would be 5, coding is 7, data analysis and database handling, so 2 would be this complete area, so 2 would come outside. Let me use a different color here. So 2 would come here. Handling and coding, this is 3, and analysis and coding, that is 6, and middle value is x. So let us take this to be x. Now let us try to figure out the remaining values in terms of x. Can I say this would be 2 minus x, right? And this would be 6 minus x. Now this total is 12. We have 8 here. We have 8 here, right? So we need 4 more. And we have minus of x. So we need plus x. So 4 plus x. If we talk about this circle, this will be 3 minus x. So we have 5 here, right? We have 5 here. So minus x minus x. So we need a positive of x here. So we'll get x. And if we talk about the last circle, total is 7, right? Total is 7. We have 9. So we need minus of 2. Minus of 2, and we need x. So x minus 2 will come here. So these are all the values in terms of x. Okay, now what is the question? What best can be concluded about the value of x? Now, if you look at the options, x की value 0, 1, 2 में से ही कोई ना कोई दी हुई है. So just see, is x is equal to 0 valid? Let us check all the cases one by one. So if I put x as 0, can I say that is not possible? Because in that case, this would become negative. If you put x as 0, this would become negative of 2. That is not possible. Similarly, x cannot be 1, because then 1 minus 2 will again become negative. Can I put x as 2? Because 2 is the only option left now. If we put x as 2, you can see none of the values will be negative. Okay, all of the values will be either 0 or positive integer. So x is equal to 2 is the only possible value. Okay, students, I hope this is clear to everyone. So the next part is how many applicants did not have advanced expertise in any of the 3 given fields. So basically we have to tell how many of them are lying outside the Venn diagram. Okay, how many of them are lying outside the Venn diagram. Now mind you, we know that x has only one possible value. X has to be 2. Now can I say if x is 2, we know this complete circle is 12. You know, this complete circle is 12. So if I see the remaining values, so let me write it here. So 12 plus x plus the remaining values, 3 minus x plus x minus 2. Okay, and we know that x is equal to 2, so we'll get the total of Venn diagram. So this comes out to be x minus x gets cancelled, so we'll have 13 plus x, and we know x is 2, so we'll get 13 plus 2, which comes out to be 15. Now students, if total of Venn diagram is 15, that means remaining 41 minus 15, 26. So there are 26 applicants who did not have any advanced expertise. Okay, so I hope this question is clear to all of you.